नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज मोहन यादव की बीजेपी की सरकार को मध्य प्रदेश में 2 साल पूरे हो गए हैं। ये 2 साल कैसे रहे, इसको लेकर खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया और जनता के सामने आकर के संबोधित करते हुए कहा कि इन 2 सालों में हमने निवेश और रोजगार की नींव को तैयार कर दिया है। इसके अलावा नक्सलवाद का खात्मा उन्होंने अपनी बड़ी उपलब्धि बताई और बताया कि हमने कैसे नक्सलवाद को पूरी तरह से मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंका है। इसके अलावा उन्होंने बात की गैस त्रासदी के उस कचरे की जो अभी तक मध्य प्रदेश के सीने पर नासूर बना हुआ था, जिसका निपटारा कर दिया गया है, उससे जलाया गया है पीथमपुर में। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई हैं। सरकार की पूरी कोशिश जन भावनाओं का सम्मान और किए गए वादों पर पूरा खरा उतरने की है, उनका यह भी कहना था। उधर कांग्रेस कह रही है कि आप अपने 2 साल का नहीं, बीजेपी के 22 सालों के शासन का पूरा हिसाब दीजिए। 22 साल लेने के बाद क्या मध्य प्रदेश को जहां होना था वो वहां पहुंचा है। और इसके अलावा चाहे वो कुपोषण की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, उसको लेकर भी कांग्रेस हमलावर हो रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 2 साल संतोषप्रद रहे हैं, उम्मीदों से ज्यादा अच्छा काम किया है, या अभी हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही है। इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 2 साल पूरे होने पर क्या कहा है, सुनिए। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कोई दे रहा है तो अपना राज्य दे रहा है। मैंने अपनी 2024 में बहनों के लिए वो वर्ष समर्पित किया। ये वर्ष उद्योग और रोजगार के लिए किया। तीसरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे वर्तमान में जो इतने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो युवाओं को रोजगार देने के लिए, गरीब की गरीबी दूर करने के लिए। तो हमारी क्रॉप की प्रोसेसिंग यही हो जाए, हमारे किसानों को उसका दाम सही मिल जाए, उसमें कोई कठिनाई नहीं आए, इसीलिए इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज हाइड्रोल पावर हमारा बना है नीमच में। शहडोल में तो जो हमारा इस्पात का कारखाना टीएमटी सरिया वाले ने लगाया, 3000 करोड़ का बड़ा एक इंडस्ट्री का पार्क। ऐसे निवाड़ी जैसे जगह जिले में एक बड़ा इंडस्ट्री है। निवाड़ी 1.5 विधानसभा का जिला, लेकिन निवाड़ी जैसे जिले में एक 3000 करोड़ का बड़ा कारखाना इस्पात का अगर वो लगता है तो ये हमको सबको प्रेरणा भी देता है, गर्व भी होता है। ये हमारा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी पहले तो क्रमबद्ध रूप से हमारे सारे जिले एक के बाद एक उस लाल आतंक से मुक्त होते गए, और अब जाकर कल जब 0 की स्थिति बनी तो ये बड़े सौभाग्य की बात भी है और ये उन सबको सलाम भी है जिनने अपना बलिदान दिया। और उधर देखते हैं कांग्रेस का क्या कहना है, उमंग सिंगार क्या कह रहे हैं, जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। जरा सुनिए कांग्रेस का बीजेपी की मोहन यादव जी की सरकार के 2 साल पूरे होने पर क्या प्रतिक्रिया है। युवा, किसान, महिला, मजदूर हर मोर्चे पर सरकार फेल रही। डबल इंजन की बात करने वाली सरकार कर्ज ले लेके सिंगल इंजन पे काम कर रही है। कई योजनाओं में केंद्र सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। घोटाले हुए, उन घोटालों पे सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने मंत्रियों को बचाती रही। फर्जी नर्सिंग कॉलेज, परिवहन घोटाला, सौरभ शर्मा के पास जो सोने की ईंटें पकड़ाई वो सरकार ने अपनी उपलब्धियों में नहीं बताया। 2 साल के अंदर प्रदेश में मास्टर प्लान नहीं ला पाए। भू माफिया किस प्रकार से जमीनें खरीद रहा है, वो कौन भाजपा के लोग हैं। मैं समझता हूं कि ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। परीक्षाओं में किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, सरकार ने यह बात भी 2 साल की उपलब्धियों में नहीं बताई। 1,12,000 करोड़ मिलना था लाडली बहना, दिए 43,000 करोड़ रुपए। इसके हिसाब से लगभग 55,000 करोड़ रुपए की चोरी कर लिया आपने। ये 2 साल मध्य प्रदेश की बर्बादी के 2 साल थे, और 22 साल से
जनता को छलने वाली बीजेपी की सरकार है। आइए देखते हैं क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे आज के सवाल देखिए। मोहन सरकार के 2 साल कितना बदला मध्य प्रदेश का हाल। नक्सलवाद से मुक्ति, गैस कांड के कचरे की छुट्टी, मेट्रो की एंट्री, 60,000 नौकरी मिली। कांग्रेस बोली 2 साल नहीं 22 साल का हिसाब दो, पोषण, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जवाब दो। एमपी में मोहन सरकार के 2 साल कैसे रहे, कितने वादे पूरे, कितने रहे अधूरे, यही आज डिबेट का हमारा टॉपिक है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ आज बीजेपी से प्रवक्ता के तौर पर शिवम शुक्ला जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर विक्रम चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले शिवम जी आपके पास आता हूं। 2 साल देखिए पूरे हुए हैं और बहुत सारा काम जो है मोहन यादव जी गिना रहे हैं। नक्सलवाद से मुक्ति मिलना, अब गैस कांड का जो कचरा था उससे का निपटारा होना, बहुत सारी चीजें वो गिना रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन 2 सालों को और सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या हैं आपकी नजर में? देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मध्य प्रदेश ने यशस्वी और अपने नेता डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकास और सुशासन के 2 वर्षों के कार्यकाल को पूर्ण किया है। इन 2 वर्षों की यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 2 दशक की उपलब्धियों को पुनर्जागृत किया और एक नई ऊर्जा, नए उत्साह और नए कार्यक्रमों को लेकर के पार्टी और हमारा संगठन आगे बढ़ा। हमने देखा कि सबसे प्राथमिक फोकस जो माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा वह मध्य प्रदेश में उद्योग, रोजगार, इन्वेस्टमेंट के दिशा में रहा और उस दृष्टि के साथ उन्होंने रीजनल स्तर पर इंडस्ट्रियल मीट करने का काम किया। सागर में हो, रीवा में हो, शहडोल में हो, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, तकरीबन सभी संभाग मुख्यालयों पे हमारे रीजनल इन्वेस्टर मीट देखे गए और हमने इंडस्ट्री स्पेसिफिक और एरिया स्पेसिफिक उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया। और इस इन्वेस्टर मीट की अभूतपूर्व सफलता ने मध्य प्रदेश में असंख्य रोजगार उत्पन्न किए और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक तेज गति प्रदान करने में पूरी एक समिट की सहभागिता रही। भोपाल जो कि हमारी राजधानी है, यहाँ पे हमने ग्लोबल स्तर का इन्वेस्टर समिट आयोजित किया। उसके माध्यम से यहाँ पे निवेश लाए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी विदेशों में गए, वहाँ की टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे उद्योगों को मध्य प्रदेश में कैसे लाया जा सकता है, इस दिशा में भी चर्चा की। देश के प्रमुख जो इंडस्ट्रियल हब थे वहां पर भी वहां के उद्योगों को समझते हुए मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित कर पाने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बेहतरीन सफलता को रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न पॉलिसियां बनाने का काम किया। 18 से ज्यादा क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की सरकार ने पॉलिसी तैयार की, इंडस्ट्री को लेकर के, टूरिज्म को लेकर के, मेडिकल को लेकर के, और इन तमाम नीतियों का हमारे परिणाम रहा। हमने पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजेस खेले, गरीब वर्ग के लिए लगातार हमारी सरकार संवेदनशील रही और वर्षों से जो जटिल और लंबित विषय थे, चाहे वो ओबीसी आरक्षण का विषय रहा हो, हुकुमचंद मिल के मजदूरों का रहा हो, उन विषयों का भी निराकरण निकाल पाने में मध्य प्रदेश की हमारी सरकार सफलता के साथ आगे बढ़ी। आरक्षण और प्रमोशन का जो विषय था उसका भी निराकरण निकालने में सरकार ने तत्परता दिखाई और तकरीबन हर क्षेत्र में सरकार ने एक समुचित ढंग के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश आधिकारिक तौर पर नक्सल से मुक्त हो चुका है। तो मध्य प्रदेश ने कानून व्यवस्था के भी नए आयामों को 2 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान स्थापित किया और एक आदर्श और करिश्माई नेतृत्व ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मध्य प्रदेश को विकास के पटल पर आज एक राष्ट्रीय परिदृश्य में मजबूत स्थान और सहभागिता को सुनिश्चित कर पाने में एक योगदान अर्पित किया है। ठीक है डॉक्टर विक्रम चौधरी साहब, देखिए शिवम शुक्ला जी ने कितनी सारी चीजें गिना दी, कितनी बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? ये 2 साल का रिपोर्ट कार्ड किसको दे रहे हैं? शिवराज सिंह को दे रहे हैं कि कांग्रेस को दे रहे हैं? रिपोर्ट कार्ड देना है और आपकी प्रतिस्पर्धा किससे है? पहले मोहन यादव जी को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि वो शिवराज सिंह से बेहतर हैं या 20 साल में जो नहीं हुआ वो 2 साल में उन्होंने कर दिया। ये बात वो बताते तो हमको अच्छा लगता कि रिपोर्ट कार्ड किस सापेक्ष में दे रहे हैं। और भाजपा ने जितनी भी अपनी योजनाएं गिनाई हैं उन सब की आपको यदि असली पड़ताल करनी है तो खाद्य वितरण केंद्रों पे चले जाइए और किसानों से पूछ लीजिए कि पिछले 2 साल में सरकार ने हमारे लिए कितने बार अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री जैसे ही हाथ उठाते हैं कीजिए जोरदार अभिनंदन, वहाँ जो पुलिस है वो किसानों का अभिनंदन करने लगती है। आए दिन खाद की लाइन में किसान जो है दम तोड़ रहे हैं। ये इस प्रदेश की जो है वास्तविक हैसियत है।
ये प्रदेश जो है अपराध में सबसे नंबर 1 हो गया है। इस प्रदेश के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, इस प्रदेश के पास नई नौकरियां निकालने के लिए पैसा नहीं है, और उस पर अजब और गजब ये है कि इस प्रदेश का जितना बजट है उससे ज़्यादा इस प्रदेश पे कर्ज हो गया है। हमने ये साबित किया था कि जब तक मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, इस प्रदेश की दुर्गति में नरेंद्र मोदी का भी उतना ही बड़ा हाथ है। मैं आंकड़े के साथ आपको बताता हूं, जब हमने सरकार छोड़ी थी तो करीब 36,000 करोड़ कर्ज था, और जब तक मनमोहन सिंह साहब यहाँ के प्रधानमंत्री रहे तब तक 36,000 से 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो पाया, मतलब 6 से 7,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। और लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनती है तो वही कर्ज जो है पिछले 10 साल में 1 लाख करोड़ से बढ़ के लगभग 5 लाख करोड़ हुआ जाता है, मतलब 30-35 लाख करोड़ रुपए आप कर्ज ले रहे हैं। हालत यह है कि मध्य प्रदेश में जो है अपने उत्पादन के लिए पैसे नहीं है, और केंद्र से जितना पैसा मिलना चाहिए इस प्रदेश को चलाने के लिए उतना पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस प्रदेश पे दोहरी मार पड़ रही है, ना नौकरी है, ना सुरक्षा है, और ना ही संसाधन है। ठीक है, चलिए राजेश सिरोठिया जी आपके पास आता हूं। 2 साल देखे हुए हैं, और मोहन जी जब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे तो सीएम साहब ये कह रहे थे कि हमने पूरा बेस तैयार कर दिया है निवेश का, और जब निवेश का बेस हमने तैयार कर दिया है इन 2 सालों में, पहला साल हमने बहनों को समर्पित किया, दूसरा उद्यम और रोजगार को किया, तो आने वाले समय में इसका फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा नक्सलवाद, गैस राहत वाला जो गैस कांड का जो कचरा था वो, नदी जोड़ने के मामला, इस तरह की वो चीजें जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी वो कह रहे हैं उनको हमने क्लीन कर दिया है। इंदौर का मिल का भुगतान मजदूरों का, तमाम चीजें वो बता रहे हैं। आप कैसे देखते हैं पत्रकार होने के नाते सीएम के 2 साल के कार्यकाल को, बीजेपी के 2 साल के इन कार्यकाल को? देखिए, अभी जिस तरह से विक्रम जी बोल रहे थे तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों को जो कांग्रेस को उठाना चाहिए उसके बाद बजाय वो जो है वो शिवराज या बीजेपी या किसी मुख्यमंत्री की चर्चा करते रहे। जबकि मध्य प्रदेश में जब से भी बीजेपी की सरकार बनी 2003 से, उसको 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ की सरकार का निकाल दें तो करीब तकरीबन 21.5 साल से 4 मुख्यमंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, फिर शिवराज सिंह चौहान, और बाद में भी मोहन यादव। तो बिजली सड़क पानी की जिस मुद्दे पर ये सरकार 2003 में आई थी उस पर ये इंटेक्ट रही है। और मध्य प्रदेश से जितना विकास हो सकता था वो इसको करने में कोई कसर बाकी नहीं गई है। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो उससे जुड़े हुए कुछ बिंदु आपसे जो मैंने आज अपने आलेख में भी लिखा है, क्योंकि ग्राउंड बनाने से बात नहीं होगी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो जमीन की गाइडलाइन दरें हैं वो बहुत ज्यादा है, और रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प शुल्क जो है वो देश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में आपके जो डीजल पेट्रोल पर जो और विमानन ईंधन पर जो आपका टैक्स है वो सबसे ज्यादा है, और आप लैंडलॉक स्टेट होने के कारण आप ये दावा करते हैं कि अब हमारे पास में आय के और स्रोत नहीं है, जबकि आप लॉजिस्टिक हब्स को बढ़ा के जीएसटी से फायदा उठा सकते थे, जो कि नागपुर उठा ले गए, आप देर कर गए पहले। तो आपको इन चीजों की अगर आप चीज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट घटेगी तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जैसे कि उन्होंने सागर, अभी खजुराहो में कैबिनेट मीटिंग में जो सागर जिले में इंडस्ट्री के लिए उन्होंने निःशुल्क बनाई 1 रुपए वर्ग मीटर की दर से जमीन देने की बात कही है। 5 साल तक बिजली शुल्क घटाने की बात कही है। तो बिजली के मामले में मध्य प्रदेश सरप्लस स्टेट जब है तो मध्य प्रदेश में बिजली महंगी क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। जब तक इन सारी चीजों का एक आप कुल रिलेट नहीं करेंगे तब तक जो है हम निवेश की बातें बहुत होती रहेंगी। हम अपने दूसरे पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धी कैसे बन सके जिससे कि हमारे यहाँ पर चीजें आए, क्योंकि देखो माइनिंग मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा बेस है। और दूसरा है, अगर आप टूरिज्म की बात करें तो इको टूरिज्म में जो है ना बहुत अच्छा है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है। और तीसरी चीज आपके है धार्मिक पर्यटन। तो इन तीनों संभावनाओं को हम किस तरह से चीजों को करें उसके एक प्रयास पूरा है। लेकिन अगर आप परिवहन लागत घटा देंगे तो अगर यहाँ पर निवेश, तेलंगाना में टीआरएस गवर्नमेंट ने क्या किया था, गाइडलाइन रेट बहुत कम कर दी थी। उससे क्या हुआ कि बहुत सारा मनी जो है सर्कुलेशन में आ गया, जो कि कहीं ब्लॉक था, वो मनी सर्कुलेशन में आया तो बाजार पे
जब पैसा आया तो रोटेशन हुआ तो उसका भी टैक्स आपको मिलता ही है ना। तो वो जो है वो पैसा रोटेशन में आता है तो इकोनॉमी को बूस्ट अप होती है, एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ते हैं। इन बेसिक मुद्दों पर यहाँ के मध्य प्रदेश के जो नौकरशाहों का नजरिया होता है वो हमेशा उनको ये डरा देते हैं कि अपनी आय घट जाएगी, जबकि आप वॉल्यूम बढ़ाइए ना, वॉल्यूम बढ़ा के आप अपनी आय को बढ़ाइए, और जब आप प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे तो दौड़ दौड़ कर लोग आएंगे। मध्य प्रदेश में जगह की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप क्या है अभी सारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, भोपाल के आप मंडीदीप को छोड़ दें तो सब इंदौर के आसपास पीथमपुर में आकर सिमट गया है। तो प्रदेश के समग्र और सर्वांगीण विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें रजिस्ट्री गाइडलाइन दरें जो है उनको कम करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्री शुल्क घटाना पड़ेगा, स्टाम्प शुल्क घटाना पड़ेगा, और आपको पेट्रोल डीजल की ईंधन में भी कमी करना पड़ेगी वेट में, जिससे कि आप जो है कॉम्पिटिटिव परिवहन लागत को कॉम्पिटिटिव बना सके। ठीक है। और जब तक आप ठीक है सर, मैं वापस आता हूं। डॉक्टर विक्रम चौधरी साहब, देखिए अब अगर हम एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करें, जीडीपी की बात करें, तो वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। कुपोषण जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के माथे पर बहुत बड़ा एक कलंक रहा है, पर उसमें भी चाहे वो मातृत्व मृत्यु दर हो, चाहे शिशु मृत्यु दर हो, उसमें भी इंप्रूव हो रहा है, पर यह हम मान सकते हैं कि स्पीड कितनी है उसकी। कांग्रेस कह रही है कि 2 साल का नहीं, पूरे 22 साल का हिसाब देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा वक्त मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी सरकार को दिया है। क्या आपके सवाल हैं पूरे 22 साल को लेकर के? क्या आपको लगता है कौन से सेक्टर हैं जिसमें ग्रोथ जितनी होनी थी नहीं हुई? एग्रीकल्चर में हम बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं, पूरे देश में सबसे अच्छी ग्रोथ हमारी है, लेकिन कुछ फैक्टर हैं जिसमें हमारी ग्रोथ जो है वो बाकी राज्यों से पीछे है। यकीनन हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जैसा सरोठिया जी कह रहे थे, उसमें बहुत काम करना बाकी है। लेकिन मैंने अभी एक तथ्य कहा कि जब तक मनमोहन सिंह साहब थे तब तक इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया, और सबसे बड़ी जो मूलभूत जो योजनाएं थी, चाहे वो गाडावारा का बिजली घर हो और अन्य जगह की चीज़ें हों, वो सबसे ज़्यादा हमारी सरकार में आए। और आप देखिए बीना में एक जो प्लांट आया था वो भी हमारी सरकार लेके आई थी। इसके बाद जब से मनमोहन सिंह साहब गए हैं और नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, तो मध्य प्रदेश को जो बड़ी बड़ी योजनाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, वो सब की सब महाराष्ट्र और गुजरात में शिफ्ट हो गई। और यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व इतना कमज़ोर रहा कि वो मोदी जी की आंखों में आंख डाल के अपना हिस्सा नहीं मांग पाया। और यही हो रहा है कि अभी भी जो जीएसटी का जो कलेक्शन होता है वो हमको नहीं मिलता है। हमको जो राज्य और जो केंद्र का जो वित्त आयोग है उसके माध्यम से जो पैसे मिलने चाहिए वो हमको पैसे नहीं मिलते हैं, जिसके कारण ये होता है कि मध्य प्रदेश को बार बार कर्ज उठाना पड़ता है। तो जो आप देखिए जो डेवलपमेंट हुआ है वो मनमोहन सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे तब का डेवलपमेंट देखिए, और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तब का डेवलपमेंट देखिए, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि मनमोहन सिंह साहब के समय जितना डेवलपमेंट हुआ है वही अब मध्य प्रदेश सस्टेन कर पा रहा है, वो भी कर्ज की दम पे कर पा रहा है। मैं आपने बताई जो रीजनल इन्वेस्टर समिट होती हैं उसमें हालात इतने खराब हैं। मैं नरसिंहपुर का उदाहरण दे रहा हूं और नामजद लेके बता रहा हूं कि उधर जो है कोई पूंजीपति वहां एक शुगर मिल नहीं डाल रहा, वहां प्रहलाद पटेल अपनी शुगर मिल डाल रहे हैं। एक बात कि भाई ये कब से पूंजीपति हो गए। दूसरी बात यह है कि वहां जो ऑलरेडी एक उत्पादक की जो शुगर मिल है उस पे ये लोग अपने गुंडे भेज रहे हैं। अभी वो जो मालिक था कारखाने का वो एसपी के ऑफिस में गया, वहां रो रो के अपनी एफआईआर दर्ज कराई। तो जितनी भी रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट हो रही हैं उसमें सब में पहली शर्त ये रख दी जाती है कि आप हमारे विधायक, हमारे मंत्री का क्या हिस्सा है, हमारे भाई भतीजों का क्या हिस्सा है। इसलिए कोई भी जो है निवेशकर्ता मध्य प्रदेश में आने को तैयार नहीं है। तो मध्य प्रदेश की जो हालात है बड़ी विकट हालात है, और पीएससी जो है जितने इसको पद सृजन करने चाहिए उतने नहीं कर रही है। पुलिस में और शिक्षा विभाग में लगभग 50,000 पद खाली पड़े हैं, उसका कुछ अता पता नहीं है। बैकलॉग की 1.5 लाख जो पद खाली पड़े हैं उस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और ओबीसी को भी आरक्षण नहीं दे रही। तो हमारा कहने का आशय यह है कि उत्पादन दर हो चाहे वो सामुदायिक विकास की बातें हो, दोनों में यह प्रदेश की जो सरकार है वो विफल हुई है। ठीक है, शिवम शुक्ला जी आपके पास आता हूं, कुछ चैलेंजेस की बात कर लेता हूं। देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, ये ऐसे चैलेंजेस है, और रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 60,000 के आसपास रोजगार 2 साल में देने की बात कही गई है और 1 लाख से ज्यादा दिए जाएंगे कहा गया है। लेकिन ये जो 3 फैक्टर ऐसे हैं जिसको लेकर के मध्य प्रदेश में अभी बहुत कुछ होना बाकी है,
और अगर हम याद करें कि 22 साल से बीजेपी के पास लगभग सरकार के पास सत्ता रही है, बीजेपी के पास इस सरकार की, तो आप ये देखिए कि फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस सेक्टर के ग्रोथ रेट को उस लेवल तक नहीं ले जाने की फिर जो है वो बीजेपी के ऊपर आती है, जिसको लेकर बार बार सवाल उठते हैं। इससे कम हमें निजात मिलेगी। हमारा ग्रोथ रेट अच्छा है, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे दूसरे राज्य जो टॉप 3 टॉप 4 में हैं, वहां पर ज्यादातर गैर बीजेपी शासित दल हैं। फिर कैसे आप देखेंगे उसको? देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मैं आपकी बात का भी जवाब दे देता हूं और विक्रम जी ने जो कर्ज की बात कही, दोनों का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि विकास जो है वह हमेशा तुलनात्मक दृष्टि के साथ देखा जाना चाहिए। मैं भी मध्य प्रदेश का आंकड़ा ही देख रहा था कि जो दिग्विजय सिंह के समय मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट माइनस में हुआ करती थी, निगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट थी, उसको बढ़ा करके शिवराज जी की जब सरकार 2023 में निर्वाचन के लिए उतरी थी तो हम 18% के आसपास थे। विगत 2 दशक का भी आंकड़ा नहीं आया, 2 वर्षों का आंकड़ा नहीं आया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस स्तर का संजीदा प्रयास इस दिशा में किया है वह मध्य प्रदेश को, जो हमारे देश के अग्रणी राज्य हैं, उनकी श्रेणी में ले जाकर के स्थापित कर पाने में सहायक रहा होगा। एक लैंडलॉक स्टेट होने के कारण हमारे पास जितनी चुनौतियां हैं उतनी संभावनाएं भी हैं। हम आज देश के केंद्र में होने की वजह से एक बड़े ट्रांसपोर्टेशन और गोडाउन हब के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सेक्टर, आईटी और एआई का जो आज नया जमाना आया है, उसमें भी एनवीडिया जैसी एक जो ग्लोबल जाइंट पावर है, उसने भी इन्वेस्टर मीट के दौरान मध्य प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव को रखा था। तो ये चीजें दिखाती है कि मध्य प्रदेश इस दिशा में तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा और जो विकास का एक गति है उसको भी मध्य प्रदेश हासिल कर पाने में सफल होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, विक्रम जी ने कर्ज की बात कही, तो विकास के लिए हमें समझना होगा कि मध्य प्रदेश ने विगत 2 दशक में अपनी जीएसडीपी के साइज को तो कई गुना बढ़ाया। हम 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना जीएसडीपी वाले राज्य बने, लेकिन इसके साथ ही साथ जो कर्ज और जीएसडीपी के बीच का रेशियो होता है वो बढ़ने के बजाय घटता हुआ चला गया। जो बढ़ते हुए कर्ज की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कर्ज तो अपने आप में आंकड़ों की गवाही नहीं देगा, लेकिन कर्ज और जीएसडीपी के बीच की जो खाई है, इनकी सरकार के दौरान तकरीबन 31.8% की थी, वो आज घट करके 27.6% की रह गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि एक और हमने वेलफेयर स्कीम्स को चलाया, अपनी सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लगभग कई गुना आगे ले जा पाने में सफल हुए। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में तमाम तरीके की सड़कों का नेटवर्क हो, 5000 किलोमीटर से 5 लाख किलोमीटर की सड़कें, तो 2 दशक के जो कार्य हुए अगर हम उस पर जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी कहीं पे स्थापित ही नहीं हो पाएगी। लेकिन आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की, हमारी सरकार की, हमारी 2 वर्षों की उपलब्धियों को चर्चा करने के लिए नियत किया था और आने वाले 3 वर्षों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम रोड मैप लेकर के आगे जाएंगे। मध्य प्रदेश की जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जिस स्तर का एक तैयारी हमारी सरकार ने की है, उस पर विमर्श स्थापित करने के लिए किया था और उस दिशा में हमारी सरकार बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। हम जो विकास और विरासत साझा रूप से साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, तो फिर चाहे कृष्ण पाथेय की बात हो, गीता भवनों की बात हो, ये तमाम चीजें हमारी उसी संकल्पना का परिणाम होंगे। हम 2028 में सिंहस्थ को लेकर के भी पूरी तरीके से तत्पर है। सरकार ने, हमने देखा है कि लगातार एक जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा था। तो तकरीबन हर सेक्टर में मध्य प्रदेश आगे बढ़ने में सफल रहा है। पीपीपी मॉडल से मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था में जो हमारी पुरानी एक शासकीय सेवा थी, मध्य प्रदेश की शासन की बसें थी, उनको पुनर्संचालित करने का विषय हो, परिवहन का जो व्यवस्था थी, तो इन तमाम चीजों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवाचार करने का प्रयत्न किया है और उसके परिणाम भी जमीन पर सार्थक देखने को मिले हैं। हमने देखा कि टूरिज्म के सेक्टर में मध्य प्रदेश राजधानी के इतना नजदीक एक नेशनल पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना। चीते हमारी ही सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक आज चीता स्टेट भी बनकर के टाइगर के साथ उभरा। तो ये तमाम चीजें मध्य प्रदेश की जो विकास की संकल्पना है उसको बल और शक्ति देने वाली रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान और यशस्वी नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपनी विकास की इसी बयार को आने वाले 3 वर्षों में और ज्यादा गति से लेकर के आगे बढ़ेगा। ठीक है राजेश जी, कहा जाता है कि अगर एक किसी फैक्टर में आपको देखना है कि वहां के लोग कितने समृद्ध हैं, कितने खुशहाल हैं, तो उनका पर कैपिटा इनकम देख लीजिए स्टेट का। उसको अगर हम देखते हैं तो कुछ हालात ठीक तो हुए हैं, पर अभी भी हम छत्तीसगढ़ जो हमसे ही कटके बना था उससे पीछे हैं पर कैपिटा इनकम में। हम कई राज्यों से, हम तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, ये तो बहुत ज्यादा हैं, पर राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इनसे काफी पीछे है अभी मध्य प्रदेश। इसमें बहुत काम करना होगा। तो क्या आपको लगता है क्योंकि पैसा स्टेट के पास है, तो क्या आम लोगों के पास है? पर कैपिटा इनकम से ही तो पता चलेगा कि आम लोगों के पास है या नहीं, या कुछ 2-4 बड़े पूंजीपतियों के पास हजारों करोड़ है और वो
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जिसको कहा जाता है, वो स्थिति तो नहीं है एमपी में। बिल्कुल 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 सही बात कही विलास जी आपने। मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि आप केवल पर कैपिटा इनकम को कोई एक वो नहीं मान सकते पैमाना। वो आपको जमीनी हकीकत लोगों की जानना पड़ेगी कि लोगों को कितना रोजगार से जनरेशन हो रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है, या कितना और हम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ जो इसमें क्या होता है कि नेताओं की तो इच्छा होती है, लेकिन नौकरशाहों से करा पाने की ताकत जो है ना, वो कुछ दिनों से हम खोते जा रहे हैं। कुछ सालों में, बहुत 20-30 सालों में मैं देख रहा हूँ अपने जर्नलिज्म के उसमें कि नौकरशाह काफी हावी होते गए हैं। और वो जो है वो फिर अपनी मनमर्जी, अपने खुद के स्वार्थ और वो सारी चीजें देखते हुए स्टेट के इंटरेस्ट को वो कर देते। कल ही मेरी दिल्ली में एक बहुत सीनियर ऑफिसर से बात हो रही थी, तो वो चर्चा ऐसी चल पड़ी। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं साक्षी था जब छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को, तो उसमें अभी जब मैं जाता रहता हूँ छत्तीसगढ़, तो देखता हूँ कि 20-25 साल में वो भोपाल से मीलों आगे निकल गया, रायपुर। और इंदौर जो है, इंदौर भोपाल से मीलों आगे निकल गया। तो भोपाल जैसा शहर जो है आज डिग्रोथ का शिकार है। आप 20-25 साल से मास्टर प्लान नहीं ला पाए, तो उससे भी बहुत दिक्कत हुई जी। आपके जो मास्टर प्लान पिछला जारी हुआ था, उसमें आपने जो भोपाल की अनुमानित जनसंख्या आपने अनुमान लगाया था 30 लाख, वो आज भी नहीं है। तो वो सब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप मनी रोटेशन को नहीं बढ़ाएंगे इकोनॉमी के अंदर, आप सरकारी संसाधन केंद्र से जो पैसा मिलता है, जीएसटी से मिलता है, इनकम टैक्स से मिलता है, वो सब अपनी जगह है। ठीक है। लेकिन एक जिसको हम मनी रोटेशन बोलते हैं, जो किसी कारणों से जो लोग नहीं निकलता है, इसको काला धन भी बोलते हैं। इसको निकालने के तौर तरीके आपको आना चाहिए। जैसा कि मैंने तेलंगाना का उदाहरण दिया था, यहाँ पे गाइडलाइन की तरह घटाई तो धड़ाधड़ वो पैसा जो है फ्लो के मार्केट में आ गया। हाँ। अब जब आप अपने स्तर पे, अपने साधन पर कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आपको मनी ब्लॉक भी नहीं करना चाहिए। और आज जो सोने चांदी की जो कीमतें बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है? मनी ब्लॉकेज हो रहा है। ये मनी रोटेशन जितना रुकेगा उतनी ही तंगहाली बढ़ेगी। ठीक सर। आदमी के घरों में, लॉकरों में पैसा रखे रहने से या जेवरात रखे रहने से इकोनॉमी बूस्टअप नहीं हो सकती। उसके लिए आपको बहुत, और कर्ज वाली जो बात कही, मैं बिल्कुल शिवम से सहमत हूँ कि मध्य प्रदेश की जीएसटी भी बड़ी है, उसके मुकाबले जो हम कर्ज ले रहे हैं वो क्षमता के बहुत लिमिट के नीचे हैं। तो कर्ज लेना कोई बुरा नहीं है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन पहले हालात ये थे कि आपकी ना बजट ही था, 25-30 हजार करोड़ का बजट होता था। आज 3-3 लाख करोड़ का बजट है। मध्य प्रदेश की आय भी 2-2.5 लाख बढ़ी। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको हम 5 लाख करोड़ तक जल्दी क्यों नहीं पहुंच सकते? ठीक है सर। आप अगर इसके प्रयास करेंगे, कुछ सुझाव जो मेरे थे, तो आप जो काम कर रहे हैं अच्छा है, आपके लिए शुभकामनाएं, आप आगे भी करिए। लेकिन उसमें अगर कुछ इनोवेटिव चीजें और जुड़ जाती हैं और लोगों के आप सहयोग से आप कर सकते हैं, तो फिर मध्य प्रदेश को गति देने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर वो सेक्टर है जिसमें पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश जो है उसने रिकॉर्ड तोड़ तरक्की की है और दिखाया है कि हम कैसे ग्रोथ जो रेट अपना है उससे सबसे ऊपर बनाकर रख सकते हैं। निवेश, इन्वेस्टमेंट हो, उद्योग हो या रोजगार हो, पर कैपिटा इनकम हो, इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। 2 साल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पूरे किए हैं। हम शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो वादे और जो सपने जनता ने देखे हैं उनको जनादेश देते वक्त वो जल्द ही पूरे होंगे। और विपक्ष को भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि जिस तरह से अभी तक विपक्ष धर्म का पालन वो कर रहे हैं, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वो भी पूरी तरह सक्रिय रहें, ताकि आने वाले चुनाव में जनता के सामने बहुत अच्छे ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद रहें। सरकार अपने काम को लेकर आए, विपक्ष अपने संघर्ष को लेकर के जनता के बीच में आए। तो लोकतंत्र और अर्थतंत्र और साथ ही साथ समाजतंत्र, ये तीनों एक साथ चले तभी सरकार की सक्सेस जो है वो पूरी कहलाएगी। बहुत शुक्रिया राजेश जी, शिवम जी और डॉक्टर विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।